तो आज की क्लास का टॉपिक है वन डायमेंशनल मोशन ए ऑल्सो नोन एज मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो इससे पहले कि हम लोग डाइव इन करें आज के लेक्चर में, आई होप कि आपकी नोटबुक और आपका पेन तैयार है नोट्स देने के लिए और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को लिखने के लिए। अब आप पूछ सकते हैं कि सारे के सारे नोट्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, इतने सारे पीडीएफ्स फ्लोट अराउंड कर रहे हैं, इतनी सारी किताबें हैं, तो हमें लिखने की जरूरत क्या है? वेल, आपको लिखने की जरूरत है। इसके बहुत बहुत फायदे हैं। आप जब भी किसी भी नई चीज को समझते हैं, सीखते हैं, तो आप अपनी सेंसेस को यूज करते हैं। जब आप वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं, तो आप अपनी विजुअल सेंस और अपनी ऑडिटोरी सेंस, देखने और सुनने, इन दोनों सेंसेस को यूज कर रहे हैं। और जब आप उस इंफॉर्मेशन को लिखना भी शुरू कर देंगे, तो आप अपनी टैक्टाइल सेंस को भी यूज कर रहे हैं। तो किसी भी चीज के साथ आप अपनी जितनी ज्यादा सेंसेस को यूज करके इंटरेक्ट करोगे, उस चीज की अंडरस्टैंडिंग एंड रिटेंशन उतनी ही आपके लिए इंप्रूव हो जाएगी। तो होपफुली अब आपके पास नोटबुक भी है, पेन भी है, और अब आपको मालूम भी है कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। हम लोग अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने बोला, आज का टॉपिक क्या है? मोशन इन वन डायमेंशन। तो आज की क्लास में हम लोग करेंगे कॉन्सेप्ट्स एंड थ्योरी ऑफ वन डायमेंशनल मोशन। आई नो कि ये काफी सिंपल सी चीज है, आप लोग इसको शायद 9th ग्रेड से या फिर उससे भी पहले से करते आ रहे हैं, और आपको थोड़ी बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग इसकी होगी। लेकिन आज हम लोग करेंगे डीप डाइव इनटू द टॉपिक। हम इसके कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, हम इसकी थ्योरी को समझेंगे। हाउएवर, हम आज इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करेंगे, वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर। तो आज का लेक्चर डिवोटेड होगा थ्योरी को, जिसको समझना बहुत बहुत जरूरी है। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बेसिक प्रॉब्लम्स करेंगे। उससे अगले वाले लेक्चर्स में हम थोड़ी और डीप कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, एंड हर लेक्चर के साथ साथ लेवल ऑफ डिफिकल्टी बढ़ता जाएगा। और मेरी पूरी पूरी कोशिश होगी कि जो मैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूं इन लेक्चर्स के अंदर, वो सारी की सारी PYQ से इंस्पायर्ड हों। नॉट एग्जैक्टली सेम, मे बी कुछ एक सेम रहेंगी, काफी कुछ सिमिलर रहेंगी। ऑल इन ऑल आपको काफी सारी वैरायटी मिल जाएगी। ठीक है, तो ये तो बात हुई कि हम लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। अब चलो उसको करते हैं। तो आज का टॉपिक है मोशन। मोशन क्या होता है? मोशन होता है चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या किसी चीज की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज कर रही है? वेल, वो चेंज कर रही है या नहीं कर रही, वो डिपेंड करता है किस पर? नजरिए पर, दृष्टिकोण पर। वो डिपेंड करता है पर्सपेक्टिव पर। अब बात करें इस कुर्सी की, मैं अभी इस कुर्सी के अंदर बैठी हुई हूं। ये कुर्सी है मेरे होम ऑफिस के अंदर। विद रिस्पेक्ट टू माई होम ऑफिस एट दिस इंस्टेंट ऑफ टाइम, इस समय के ऊपर ये कुर्सी रेस्ट पर है। लेकिन इन रियलिटी क्या ये कुर्सी असल में रेस्ट पर है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये कुर्सी कहां पर है? ये है हमारी प्रिय पृथ्वी पर। क्या पृथ्वी रेस्ट पर है? नहीं। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूम रही है, उसके साथ साथ ये सूर्य देवता के इर्द गिर्द भी चक्कर लगा रही है। और सूर्य देवता खुद, क्या वो रेस्ट पर है? नहीं, वो भी रेस्ट पर नहीं है। वो हमारी गैलेक्सी, जो कि है मिल्की वे गैलेक्सी, उसके सेंटर के इर्द गिर्द चक्कर लगा रही हैं। यही नहीं, हमारे यूनिवर्स का हर एक सितारा अपनी गैलेक्सी, जिस भी गैलेक्सी को वो बिलोंग करता है, उसके सेंटर के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। और जो गैलेक्सीज हैं, वो भी विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर मूव कर रही हैं। यही नहीं, पूरा का पूरा यूनिवर्स वो फैल रहा है, वो एक्सपैंड हो रहा है। और सबसे फैसिनेटिंग बात यह है कि एट प्लेसेस, किसी किसी जगह के ऊपर, यूनिवर्स का जो रेट ऑफ एक्सपेंशन है, वो स्पीड ऑफ लाइट से भी ज्यादा होता है। और हमें मालूम है कि कोई भी मटेरियल चीज, कोई भी चीज स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा तेज नहीं चल सकती। लेकिन यूनिवर्स इटसेल्फ, जिसके अंदर की स्पेस एक्सपैंड हो रही है, वो एक्सपेंशन रेट ऑफ द स्पेस दैट कैन वायलेट द स्पीड ऑफ लाइट, दैट कैन एक्सीड द स्पीड ऑफ लाइट। क्वाइट इंटरेस्टिंग, क्वाइट फैसिनेटिंग, राइट? तो ये तो बात थी किसकी? एस्ट्रोनॉमिकल स्केल की। हम लोग बात कर रहे हैं कि एस्ट्रोनॉमिकल स्केल्स के ऊपर हर चीज
मोशन के अंदर है, लेकिन हाउ अबाउट स्मॉल स्केल्स? फॉर एग्जाम्पल, ये पेन जो अभी मेरे हाथ में है, ये पेन है एक सॉलिड ऑब्जेक्ट। ये जस्ट लाइक एवरीथिंग एल्स किससे बना हुआ है? एटम से, अलग अलग तरह के एटम्स से, डिपेंडिंग ऑन द मटेरियल ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्या वो एटम्स रेस्ट पर हैं? वेल, आंखों से देखने में तो लगता है कि रेस्ट पर हैं, लेकिन क्या वो सच में रेस्ट में है? तो अगर हम किसी तरह से उसके ऊपर जूम इन करके देख सके, तो आप देखेंगे कि जो एटम्स मिलकर के इस पेन को बनाते हैं वो रेस्ट पर नहीं होंगे, वो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट कर रहे होंगे। यही नहीं, एटम्स किस चीज से बने होते हैं? एटम्स बने होते हैं प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स से। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? ये एक तरह के फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं जो कि लेप्टॉन नाम के कैटेगरी में आते हैं। और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बने होते हैं क्वार्क्स के, जो एक अलग तरह के फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। और ये सारे के सारे फंडामेंटल पार्टिकल्स हर समय पर, एट एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम, कॉन्स्टेंटली मोशन के अंदर होते हैं। तो व्हाट आई एम सेइंग इज के जो एब्सोल्यूट रेस्ट है, मतलब कि कोई भी चीज टोटली रेस्ट के ऊपर है, टोटली फ्रोजन है, वो स्टेट एग्जिस्ट ही नहीं करती। उस स्टेट को एग्जिस्ट करने के लिए उस चीज के टेम्परेचर को बहुत कम होना पड़ेगा। उसको 0 केल्विन, जिसको कि हम बुलाते हैं एब्सोल्यूट जीरो, उसके बराबर होना पड़ेगा। एंड इट हैपेंस सो दैट के एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर को अटेन करना फिजिकली इम्पॉसिबल है। वो क्यों इम्पॉसिबल है, वो हम लोग सीखेंगे थर्मोडायनामिक्स के चैप्टर में। फॉर नाउ ऑल वी नीड टू नो इज के जो एब्सोल्यूट रेस्ट की स्टेट है उसको अटेन करना टोटली इम्पॉसिबल है। तो हम लोग बोल रहे हैं कि हर चीज हर समय इन फैक्ट मोशन के अंदर होती है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर क्या वो मोशन में है या नहीं है, वो डिपेंड करता है उसकी और ऑब्जर्वर, उनकी जो रिलेटिव स्टेट होगी, उनकी जो विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर स्टेट होगी, उसके ऊपर डिपेंड करता है। जो चीज एक इंसान को लगता है कि मोशन के अंदर है, हो सकता है दूसरे इंसान को वो लगे कि ये तो रेस्ट पर है। कैसे? आई मीन आप अपनी रियल लाइफ में से ये एग्जाम्पल देख लो। लेट्स से दो लोग हैं, ए बी, दोनों के ऊपर सेम मुसीबत आई, दोनों के दोनों सेम सिचुएशन के अंदर है। ए बोलता है नो बिग डील, आई कैन हैंडल इट, और बी बेचारा ये उसको बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर पाता, ये रो रो करके बाल्टियां भर देता है। सेम सिचुएशन, सेम मुसीबत, दो डिफरेंट लोग, दो डिफरेंट रिएक्शंस, दो डिफरेंट रिस्पॉन्सेस। तो चलो एक एग्जाम्पल देखते हैं। यहां पर हमारे पास स्क्रीन के ऊपर एक कार चल रही है। मेरे हिसाब से ये जा रही है दाहिनी तरफ। आई एम श्योर कि आपको भी ये दाहिनी तरफ जाती हुई ही नजर आ रही है, लेकिन ये क्या हर किसी को दाहिनी तरफ जाती हुई ही नजर आएगी? वेल, देखो, ये जो बच्चा है ग्रीन कलर की शर्ट डाल के खड़ा हुआ है, ये बोल रहा है कार जा रही है बाईं तरफ, ये दाईं तरफ नहीं जा रही। लेकिन ये जो दूसरा बच्चा ऑरेंज कलर की शर्ट डाल करके सड़क की दूसरी तरफ खड़ा है, ये बोलता है कि नहीं, ये तो दाहिनी तरफ ही जा रही है। कार तो एक ही है और ये जा भी एक ही डायरेक्शन में रही है, लेकिन ये दोनों बच्चे बोल रहे हैं अलग अलग चीजें। एक बोलता है ये दाहिनी तरफ जा रही है, दूसरा बोलता है ये बाईं तरफ जा रही है। क्या ये दोनों झूठ बोल रहे हैं? क्या ये दोनों सच बोल रहे हैं? क्या इन दोनों में से सिर्फ एक सच बोल रहा है? वेल, अपनी तरफ से दोनों सच बोल रहे हैं। यह डिपेंड करता है इनके पर्सपेक्टिव के ऊपर, इनके दृष्टिकोण के ऊपर कि कार किस डायरेक्शन में जा रही है। यह डिपेंड करता है इन बच्चों के फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? आप सोच सकते हैं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये है बैकग्राउंड अगेंस्ट विच मोशन इज मेजर्ड। तो ये किस तरह का हो सकता है? ये होता है सिंपल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है? ये होता है आपके एक्स, वाई और जी। आप लोग इस कोर्स के अंदर फॉर द मोस्ट पार्ट एक्स, वाई और जी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम इसके अंदर ही काम करोगे, लेकिन ये अकेला रेफरेंस सिस्टम नहीं है। इसके अलावा दो और काफी यूजफुल सिस्टम्स होते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम जो होते हैं वो है स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स, जो कि हम
ट्वेल्थ क्लास के अंदर बहुत यूज करेंगे। एंड इवन जब हम लोग निकालते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सेट्रा, वहां पर भी इसका काफी यूज होता है। स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स एंड सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। फॉर नाउ, अभी के लिए हम लोग यूज करेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक्स वाई एंड जी कोऑर्डिनेट्स को, जो कि आपने डेफिनेटली पहले देख रखे हैं। ये आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ये आपस में एक दूसरे के साथ 90 डिग्रीज का एंगल बनाते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये दो तरह का होता है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो होता है, ये होता है either at rest or it is moving with constant velocity. अब वेलोसिटी क्या होती है हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे इसी लेक्चर के अंदर। और ये जो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, ये एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। ये एक्सेलरेट हो रहा है, एक्सेलरेशन होती है इसके अंदर, और बिकॉज ऑफ दिस एक्सेलरेशन इसके अंदर फिक्टिशियस फोर्सेस आ जाती हैं। मतलब कि फिक्टिशियस फोर्सेस मतलब फेक फोर्सेस, वो रियल फोर्सेस नहीं होती, लेकिन वो लगती ऐसे हैं कि वो फोर्सेस हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि हमें मोशन को ऑब्जर्व करने के लिए क्या क्या चाहिए। हम ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हमें एक ऑब्जर्वर चाहिए। ऑब्जर्वर हो सकते हैं आप या फिर मैं। हमें चाहिए एक कोऑर्डिनेट सिस्टम, यही क्या, इसके साथ साथ हमें चाहिए एक क्लॉक, क्योंकि मोशन क्या होता है, चेंज इन पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो मोशन को ऑब्जर्व किया जा रहा है, इसलिए चाहिए ऑब्जर्वर। हमें चाहिए कोऑर्डिनेट सिस्टम, क्योंकि हमें चाहिए एक रेफरेंस फ्रेम, और क्योंकि ये हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमें चाहिए एक क्लॉक। सबको मालूम ही होगा, लेट्स से आप निकले अपने घर से अपने दोस्त के घर जाने के लिए। तो आपका घर यहां पर है, ये है योर होम। कहां पर है आपका घर, ये रहा रेड कलर का। आप जा रहे हो अपने दोस्त के घर जो कि इधर है, ये है आपके दोस्त का घर, सैम, सैम का घर है ये। तो आप जा रहे हो अपने घर से सैम के घर, और ये सड़क देख लो कैसे वाइंडी सी सड़क है ये। तो आप पहले गए, यहां पर आया आपके पास स्पॉट 1, फिर आया स्पॉट 2, फिर आया स्पॉट 3। ठीक है, तो जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा, ये सारे के सारे जो 5 सेगमेंट्स है ना, इनको आपस में जोड़ दो, सारे 5 सेगमेंट्स को जोड़ दो, ये सारा का सारा जो ये आपस में मिलकर के आपको देगा, ये क्या हो जाएगा आपका डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस होता है, ये क्या होता है, ये होता है एक स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्या होता है, इसका मतलब ये है कि इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है एंड इसके पास डायरेक्शन नहीं है। स्केलर का मतलब यही होता है ना, स्केलर मीन्स अ क्वांटिटी दैट हैज ओनली मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। फिर हम लोग बात करेंगे इसकी एसआई यूनिट की। क्या होती है एसआई यूनिट, डिस्टेंस की एसआई यूनिट होती है मीटर, METER। तो आपको शायद मालूम होगा, शायद नहीं मालूम होगा। हमने ये चीज काफी पहले सीखी थी जब हम लोग यूनिवर्सिटी गए थे इंडिया में, पंजाब यूनिवर्सिटी। तो वहां पर यूनिवर्सिटी के अंदर ज्यादातर जो बुक्स रेकमेंडेड होती थी वो फॉरेन ऑथर्स की बुक्स होती थी, और तब मैंने पहली बार ये स्पेलिंग देखे, मीटर, METER, एंड मिस स्पेलिंग, ऑथर को उसमें मीटर स्पेलिंग करना नहीं आता। फिर देखा स्पेलिंग कलर का, COLOR। फिर सोचा ऑथर को कलर की स्पेलिंग भी नहीं पता। फिर स्पेलिंग देखी किसकी, थिएटर की। अरे भाई, उसको थिएटर की स्पेलिंग भी नहीं आती। फ्लेवर, फ्लेवर की स्पेलिंग भी नहीं आती। लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में ये सब सही है, ब्रिटिश इंग्लिश के अंदर ये गलत है। और इंडिया में हम लोगों ने कौन सी इंग्लिश सीखी है, ब्रिटिश इंग्लिश। तो अगर आप किसी भी बुक के अंदर या फिर मुझको ये वाले स्पेलिंग्स यूज करते हुए देखते हो, तो ये इक्वली सही है, ये गलत नहीं है। लेकिन हाँ, आप चाहो तो आप मीटर को METRE भी लिख सकते हो। हाउएवर इन ईदर केस इसकी जो एब्रिविएशन होगी वो होगी लोअर केस m। आप मीटर के लिए कभी भी अपर केस m यूज नहीं करोगे। तो फिजिक्स केमिस्ट्री केस सेंसिटिव है, इसमें इट डज मैटर आप बड़ी ABC लिख रहे हो, छोटी ABC लिख रहे हो। तो मीटर की जो एब्रिविएशन है वो छोटा m ही होगा हमेशा।
तो ये हो गई किसकी बात? ये हो गई बात हमारी डिस्टेंस की। तो डिस्टेंस कर लिया, तो नेक्स्ट चीज क्या आएगी इसके बाद? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट होती है क्या? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, स्ट्रेट लाइन बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजिशन। तो यहां पर वो क्या हो जाएगी? ये देखो, स्ट्रेट लाइन, एरो लगा दिया है 0 से लेकर के 3 तक। ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट। और जो डिस्टेंस था, पूरा का पूरा पाथ लेंथ, वो था हमारा डिस्टेंस। तो डिस्प्लेसमेंट आप यहां पर सीधे सीधे देख रहे हो, इसके लिए हमने यूज किया है एरो, और एरो के ऊपर ऑफकोर्स एरो हेड है। तो ये कौन सी क्वांटिटी है? ये है हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? इसके पास दो चीजें हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, दोनों। और इसकी यूनिट्स क्या होंगी? मीटर। मीटर इज द एसआई यूनिट फॉर डिस्प्लेसमेंट एज वेल। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों के बीच के फर्क को समझना मुश्किल तो नहीं है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सा कॉन्सेप्ट है। आई मीन लेट्स से आपको कोई बात बताने की कोशिश कर रहा है और वो ऐसे गोल 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 घुमाई जा रहा है बात, और कहीं पहुंच ही नहीं रहा है, तो आप बोलोगे नहीं भैया गेट टू द पॉइंट, गोल गोल क्यों घूमे जा रहे हो, राइट? तो गोल 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 घूमने में टाइम तो बहुत लगेगा, बातें तो उसने बहुत सारी बोल दी, डिस्टेंस तो बहुत सारा कवर कर लिया, लेकिन उसका जो मैसेज है वो आप तक पहुंचा ही नहीं, उसने कोई मैसेज तो दिया ही नहीं, डिस्प्लेसमेंट तो हुई ही नहीं। तो कभी भी कोई भी चीज जहां से चली, लेट्स से यहां तक गई पहले, फिर इधर गई, फिर इधर गई, फिर वापस इधर आ गई, तो ये गई कहीं भी नहीं, इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी? 0। जहां से शुरू हुआ वहीं पर खत्म हो गया, इसकी डिस्प्लेसमेंट है 0, लेकिन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बहुत सारा। मैंने यहां से शुरू किया और जैसे तैसे करके लेट्स मैं अर्थ के पूरा चक्कर लगा करके वापस यहीं पे आके बैठ गई। मैंने डिस्टेंस तो बहुत सारा ट्रेवल कर लिया, लेकिन मेरी डिस्प्लेसमेंट 0। मैंने किताब खोली, पढ़ती रही पढ़ती रही पढ़ती रही, दिमाग में मेरे कुछ नहीं गया, तो पढ़ा तो मैंने बहुत, डिस्टेंस तो बहुत ट्रेवल कर लिया, डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं हुई, पल्ले कुछ नहीं पड़ा। एक और भी कॉन्सेप्ट है, ये जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होते हैं ना, ये होते हैं यूक्लिडियन ज्योमेट्री, ये होते हैं फ्लैट प्लेन्स के अंदर। अगर हमारे पास कर्व्ड सरफेस है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम अर्थ की बात करें, तो अर्थ के सरफेस के ऊपर जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, क्या वो स्ट्रेट लाइन होगी? नहीं, क्योंकि अर्थ का जो सरफेस है वो फ्लैट है ही नहीं। तो अगर हमारे को अर्थ के ऊपर एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो अगर हम लार्ज स्केल के ऊपर देखें तो हमें एक कर्व पाथ लेना पड़ेगा, और वो जो शॉर्टेस्ट कर्व पाथ होता है उसको बोलते हैं जियोडेसिक। तो जियोडेसिक जो होता है, ये टिपिकली हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं इसमें जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में। ये जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, द नहीं है यहां पर। तो ये एक्स्ट्रा सी इंफॉर्मेशन है फॉर फिजिक्स एंथुजियास्ट, फॉर सम क्यूरियस पीपल, जिनको सिर्फ उतना ही नहीं सीखना जितना हमें सीखने के लिए बोला गया है। People who want to go further and beyond the call of duty, the call of exams, वो पढ़ रहे हैं क्योंकि पढ़ने में मजा आता है। मैं ये वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मुझे बनाने में मजा आ रहा है। आप लोगों को पढ़ना चाहिए क्योंकि आपको पढ़ने में मजा आ रहा है। अगर आप धक्का मार करके पढ़ने की कोशिश करेंगे, मजा नहीं आएगा, ज्यादा चीज दिमाग में भी नहीं जाएगी, ना ज्यादा देर वो रिटेन होगी। तो द मोर यू कैन मेक थिंग एंजॉयबल, द मोर यू आर गोइंग टू रिटेन इट। ऑलराइट, तो प्रवचन बंद, प्रवचन खत्म, नेक्स्ट टॉपिक शुरू, स्पीड। स्पीड इज अ मेजर ऑफ क्या? हाउ फास्ट समथिंग इज मूविंग, कितनी तेजी से चीज चल रही है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन टू ट्रेवल दैट डिस्टेंस। तो ये हुई, बंबई से गए गोवा, बॉम्बे टू गोवा, बॉम्बे अब कोई बोलता नहीं है ना, मुंबई बोलते हैं। डिस्टेंस क्या है भैया? मुझको नहीं पता कितना डिस्टेंस है, ऐसे ही बना देती हूँ, बोलती हूँ कि 500 किलोमीटर है ये। आप पहुंच गए 10 घंटे के अंदर, 10 आवर्स के अंदर, ठीक है। आपकी स्पीड कितनी हुई? 500 किलोमीटर्स डिवाइडेड बाय 10 आवर्स, क्या मिल गया आपको? 50 किलोमीटर्स पर आवर। ये हो गई आपकी स्पीड। ये किस तरह की क्वांटिटी है? क्या ये स्केलर है, क्या फिर ये वेक्टर है? ये है स्केलर क्वांटिटी। इसकी एसआई यूनिट क्या रहेगी? इसकी एसआई यूनिट होगी, डिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या है? मीटर, डिवाइडेड बाय टाइम की एसआई यूनिट
सेकेंड्स, मीटर्स पर सेकेंड। तो ये हो गई आपकी स्पीड। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे वेलोसिटी की। तो वेलोसिटी इज सॉर्ट ऑफ लाइक स्पीड बट नॉट एग्जैक्टली स्पीड। तो वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, स्पीड इज डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। और अगर हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को आपस में कंपेयर करें, तो लेट्स से आप यहाँ एक इनिशियल पॉइंट से आपने शुरुआत की, आप इधर गए, आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया d1, तो ये एक इंटरमीडिएट स्टेप है 1। फिर आप गए यहाँ पर 2 में, क्योंकि ये मोशन इन वन डायमेंशन है तो लेट्स जस्ट स्टिक विद वन डायमेंशन। फिर ये डिस्टेंस था d2, फिर आप गए यहाँ d3, डिस्टेंस ट्रेवल करके यहाँ से यहाँ तक का d3 है, आप पहुंचे यहाँ पे पोजीशन नंबर 3 के ऊपर। ठीक है, ये आपकी फाइनल पोजीशन है और आपको टाइम लगा t1, t2, t3। इस केस के अंदर जो आपका डिस्टेंस रहेगा वो हो जाएगा d1 प्लस d2 प्लस d3, और जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो भी सेम ही रहेगी। करेक्ट? लेकिन लेकिन देयर इज ऑलवेज अ लेकिन लेट्स से ये जो d3 है ये फाइनल पोजीशन नहीं है, ये चीज वापस यहां पर फिर से आ जाती है। ठीक है, यहां पर वापस आ रही है 4 तक, तो ये हुआ d4। तो इस केस के अंदर डिस्टेंस में हम लोग d4 को भी ऐड करेंगे, लेकिन डिस्प्लेसमेंट यहां पर ये d4 जाकर के हो जाएगा सब्ट्रैक्ट। सो एट मोस्ट डिस्प्लेसमेंट कैन बी इक्वल टू डिस्टेंस। तो इन जनरल क्या होता है कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है इट इज गोइंग टू बी स्मॉलर देन और इक्वल टू डिस्टेंस। तो हम लोग यहाँ पर बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ वन डायमेंशनल मोशन की। तो अगर एक ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में चलता रहे, जिस मर्जी स्पीड के ऊपर जाए, अगर ये कभी भी नहीं मुड़ता, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में चलता जाएगा, तो इन दिस केस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। लेकिन अगर ये मुड़ गया, वापस आ गया, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी वो होगी अब यहां से लेकर के यहां तक, ये हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट। तो इस केस में आप देख सकते हैं कि डिस्टेंस था ये सारा का सारा, प्लस ये वाला फिर से, तो इसको और इसको आपस में ऐड करेंगे, वो हमें देगा डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगी यहां से लेकर के यहां तक सिर्फ। तो डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस। इट इज इक्वल टू डिस्टेंस इन केस इक्वालिटी साइन होती है when the object travels in a straight line with no reversals। वो मुड़ेगा नहीं, इन दैट केस डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बराबर हो जाएंगे। लेकिन अगर वो मुड़ गया, वापस पीछे की तरफ आया, तो डिस्प्लेसमेंट कम हो जाएगी। तो अब बताओ स्पीड और वेलोसिटी, इसके अंदर ये दोनों किस केस में एक दूसरे के बराबर होंगी, किस केस में इनइक्वालिटी साइन आएगा, और जो इनइक्वालिटी साइन आएगा वो कैसा होगा। तो ऑब्वियसली स्पीड है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, वेलोसिटी है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, एंड since distance is always greater than or equal to displacement, that means speed is going to be greater than or equal to velocity। इसके साथ साथ जो स्पीड होती है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, सिर्फ उसकी वैल्यू, उसका साइन नहीं। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन होती है, हमने बोला था। और हम लोग फिजिक्स में डायरेक्शन किससे डिनोट करते हैं, हम लोग साइन से डिनोट करते हैं। क्योंकि हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं मोशन इन वन डायमेंशन की, तो हम लोग सिर्फ एक्स एक्सिस को देखते हैं। ये हो गया आपका ओरिजिन 0। तो अगर मैं बोलूं कि एक ऑब्जेक्ट जाता है कहां पर, वो स्टार्ट हो रहा है, लेट्स कॉल इट 0। वो 0 से शुरू हुआ, उसकी पोजीशन थी पहले 0 एट टाइम t इक्वल टू 0। फिर वो गया एट टाइम 2, देन वो गया 4 के ऊपर एट टाइम 3 सेकेंड्स। ये मीटर्स में कर दो इसको। फिर इसकी पोजीशन हो गई 1 मीटर, कब, एट 4 सेकेंड्स। फिर ये चला गया -4 मीटर्स,
किस टाइम के ऊपर है? 5 सेकेंड्स। तो ये देखो, यहां से इसने शुरुआत की, ठीक है, 2 मिनट के बाद ये पहुंच गया यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ये ऑब्जेक्ट स्टार्ट हुआ इधर से, 2 सेकंड के बाद इसकी पोजीशन थी यहां पर, ये इधर पहुंच गया। 1 सेकंड के बाद इसकी पोजीशन है यहां पर, 4 मीटर्स के ऊपर है। फिर 4th सेकंड में इसकी पोजीशन बन गई, तो ये गया इधर, ठीक है, यहां पर पहले 3 सेकंड्स के अंदर। फिर 4th सेकंड में इसकी पोजीशन क्या है? 1 मीटर, ये यहां पे वापस आ गया, ये ऐसे वापस आया, अभी इस टाइम के ऊपर है। फिर नेक्स्ट 1 सेकंड के अंदर इसकी पोजीशन यहां पर पहुंच चुकी है, ये -4 मीटर्स के ऊपर पहुंच गया है। तो इसका डिस्टेंस ट्रेवल कितना है? वो हो जाएगा, पहले ये 0 से शुरू किया, 4 तक गया, ठीक है, फिर 4 मीटर से वापस 0 तक आया, बैकवर्ड्स आया फिर से ये, तो अनदर 4, फिर ये 0 से लेकर के -4 तक गया, फिर से 4 मीटर्स। तो इसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है? 12 मीटर्स। लेकिन इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी है? डिस्प्लेसमेंट आप इजीली निकाल सकते हो, एक्स एफ माइनस एक्स आई, फाइनल पोजिशन माइनस इनिशियल पोजिशन। फाइनल पोजिशन है -4 मीटर्स, इनिशियल पोजिशन है 0, तो डिस्प्लेसमेंट हो गई -4 मीटर्स। तो ये जो माइनस साइन आ रहा है यहां पर, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये है कि हमने ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज किया है, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर गोइंग टू द राइट, दैट इज योर पॉजिटिव डायरेक्शन। अगर एक ऑब्जेक्ट नेट, इसका इफेक्टिव, इसका टोटल पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट होता है, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट हमेशा पॉजिटिव निकलेगी। अगर इसकी नेट मूवमेंट हो रही है इस डायरेक्शन के अंदर, तो इसकी जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो नेगेटिव निकलेगी। और इस केस के अंदर, इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के अंदर, जो स्पीड होगी, स्पीड कितनी हो जाएगी? ये वाला 12 मीटर्स डिवाइडेड बाय 5 सेकेंड्स, ये हो गई कितनी? 2.4 मीटर्स पर सेकेंड। और जो इसकी वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी क्या हो जाएगी? -4 मीटर्स डिवाइडेड बाय 5 सेकेंड्स, ये हमारे को क्या दे देगी? 0.8 मीटर्स पर सेकेंड। ये जो साइन है, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन होता है, इसका और कोई मतलब नहीं है यहां पर। इसका मतलब सिर्फ डायरेक्शन होता है, और डायरेक्शन हम लोग चूज करेंगे। हम लोग बोलेंगे कि लेफ्ट की तरफ नेगेटिव है, राइट की तरफ पॉजिटिव है। अगर मेरा दिल करता तो मैं बोल देती राइट की तरफ नेगेटिव है, लेफ्ट की तरफ पॉजिटिव है। एंड एज लॉन्ग एज आई स्टे कंसिस्टेंट उस प्रॉब्लम के अंदर, आई एम गुड। आई श्योर होप सो। पानी, इसके बाद एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होती है? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो फिजिक्स के अंदर चेंज हमेशा क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। जैसे कि हमने वेलोसिटी का बोला था, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ये होती है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टी एफ माइनस टी आई। तो एट इनिशियल टाइम टी आई, ये आई क्या है? ये होती है सबस्क्रिप्ट, इसको हम लोग सबस्क्रिप्ट बुलाते हैं, ये इसके पैर में लिखी जाती है। तो एट टाइम टी आई पोजिशन क्या थी? एक्स आई। एट टाइम टी एफ फाइनल टाइम पोजिशन क्या है? एक्स एफ, जो कि फाइनल पोजिशन। और ये जो पोजिशन होती है, इसके ऊपर हम लोग हैं एरो भी लगाते हैं। ये एरो क्या रिप्रेजेंट करता है कि ये क्या है? ये है एक वेक्टर क्वांटिटी। तो आइडियली स्पीकिंग आप लोग बोलोगे v, उसके ऊपर एरो, इक्वल्स एक्स एफ, ये क्या है? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो आप देख रहे हैं कि टाइम t के ऊपर मैंने एरो नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि टाइम क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर नहीं है। अभी बहुत ज्यादा हम लोग क्या बोलते हैं कि जो टी आई है, इनिशियल टाइम है, ये 0 है। आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जब भी आप डाटा को रिकॉर्ड करना शुरू करेंगे, मोशन को देखना शुरू करेंगे, आपके पास स्टॉप वॉच होगी, आप स्टॉप वॉच का बटन दबाएंगे,
वो आपका इनिशियल टाइम है। और स्टॉप वॉच आप यूजुअली कहां से शुरू करते हो? जीरो से। तो यूजुअली हम लोग टी आई को ले लेते हैं जीरो, और जो टी एफ है इसको जस्ट टी बुला देते हैं सिर्फ। इससे क्या होता है, जस्ट चीजें ना थोड़ी सी सिंपल हो जाती हैं। हमें दो चीजें कम लिखनी पड़ेगी, इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक, मुझे टी आई नहीं लिखना पड़ेगा, और टी एफ के अंदर एफ नहीं लिखना पड़ेगा, माइनस साइन नहीं लिखना पड़ेगा। राइट? ऑल आई एम सेइंग इज कि मेरा इनिशियल टाइम जीरो है, मैं अपनी टाइम को शुरुआत कर रही हूं एट जीरो। स्टॉप वॉच मेरी वहां से शुरू हो रही है। तो जो टी एफ था, जो ड्यूरेशन थी टाइम की, उसको जस्ट सिंपली टी बोल दो। सिंपल सा कन्वेंशन है ये। तो ये हो गई हमारा फॉर्मूला किसका? वेलोसिटी का। और ये किसका फॉर्मूला हुआ? डिस्प्लेसमेंट का। डिस्प्लेसमेंट को जब भी निकालना है, कर दो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। डिस्टेंस निकालने के लिए जितने भी सेगमेंट्स थे एक्स आई, इनको आपस में कर दोगे ऐड। ये हो गया डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी डेल्टा एक्स बार एक्स एफ माइनस एक्स आई। ये ठीक है। तो डिस्टेंस था हमारे पास सम ऑफ ऑल द लेंथ सेगमेंट्स। तो अगर लेंथ है x1 x2 x3, काफी सारे सेगमेंट्स हैं, उन सबको आपस में ऐड करते चलो। ये दे देगा आपको डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट चाहिए आपको, कर दो एक्स एफ माइनस एक्स आई। डिस्टेंस से आपके पास आ जाएगी स्पीड, डिस्प्लेसमेंट से आपके पास आ जाएगी वेलोसिटी। एक बार आ गई आपके पास वेलोसिटी, तो आप निकाल लोगे क्या? एक्सेलरेशन। कैसे? वी एफ minus Vi divided by Tf minus Ti. Using the same logic, set Ti equal to 0 and Tf call it as T. तो ये आपको दे देगी डेल्टा V. डेल्टा V क्या है? Change in velocity. And once again, change is always final minus initial. So change in velocity divided by time taken to make that change. तो ये हो गई हमारे पास simple mathematical definitions of distance, displacement, speed, velocity, and acceleration. So quick recap. Distance, sum of all the path segments. Mathematically, d is equal to summation of xi, I going from 1 to n. SI units, meters. Displacement, shortest distance, dist dot distance, b slash w, between the initial and the final position. इसको बुलाओ डेल्टा एक्स एरो, एक्स एफ माइनस एक्स आई। इसकी ऐसा यूनिट क्या है? मीटर्स। स्पीड सिंपल, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, यूनिट मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी अगेन डिस्प्लेसमेंट over time, SI units, meters per second. Acceleration, ये हो जाएगा डेल्टा V, change in velocity divided by change in time. Jerk, what a jerk. I'm not. Change in acceleration over the time the change in acceleration occurs. तो इस केस के अंदर अगर हम लोग अब बात करें किसकी? स्केलर और वेक्टर की। So distance is a scalar, speed is a scalar, and other than these two, everything else is a vector. Scalar, scalar. बाकी सब क्या है? बाकी सारे के सारे हैं वेक्टर, 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 वेक्टर। फिर हम लोगों ने बात की दो इनइक्वालिटीज की। क्या थी वो दो इनइक्वालिटीज? वो थी डिस्टेंस is always equal to or greater than what? Displacement. Correct? फिर अगर हम इन दोनों को टाइम के साथ डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? लेफ्ट साइड दे देती है स्पीड और राइट साइड क्या दे देगी? वेलोसिटी। इसके बाद हमने एक चीज और बोली थी, और वो थी कि स्पीड क्या होती है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी के दोनों तरफ जो मैंने स्ट्रेट लाइंस लगाई हैं, इसका मतलब होता है मैग्नीट्यूड ओनली। दैट मीन्स के इसकी जो
डायरेक्शन है उसको डिस्कार्ड कर दो, उसको कंसिडर मत करो। और जब हम बोलते हैं कि स्पीड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, हम यहां पर बात कर रहे हैं किसकी? इंस्टेंटेनियस स्पीड की। अब भैया ये इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है? तो स्पीड की होती है दो तरह की, एवरेज स्पीड एंड दूसरी होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड। लाइकवाइज जो वेलोसिटी होती है ये भी होती है एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो जब हम लोग बात करें एवरेज की, तो आपने लेट्स से आप जा रहे हैं अपने घर से स्कूल, ठीक है? ये आपका घर है, यहां पे है आपका स्कूल। आप बैठे, ये स्कूल हो गया छोटा सा, ये आपका घर हो गया मोटा सा। तो आप घर से लेकर के स्कूल जा रहे हैं स्कूल बस के अंदर। तो स्कूल बस यहां गई पहले, यहाँ बच्चे को उठाया, इधर बच्चे को उठाया, फिर ये हाईवे के ऊपर हो गई, सीधे चलती गई, फिर ये इधर आई हाईवे से, यहां से बच्चे को उठाया, बच्चे को उठाने के लिए इसको स्लो डाउन होना पड़ा, फिर और स्लो डाउन हुई, यहाँ आते आते और इसको स्लो डाउन होना पड़ा। जब ये इधर जा रही थी तो यहां से लेकर के यहां पूरे डिस्टेंस ये सेम स्पीड के ऊपर गई, यहां से लेकर के इधर तक, ठीक है? ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है? तो जो इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी यहां पर क्या होगी? वो होगी स्पीड एट दिस इंस्टेंट ऑफ टाइम। और इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दोनों एक दूसरे के बराबर ही होंगी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का ऑफ कोर्स उसके पास एक साइन भी होगा जो कि बताएगा कि इसकी डायरेक्शन क्या है, लेकिन उसके अलावा जो उसका नंबर होगा वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और स्पीड का सेम ही रहेगा, ठीक है? और जो एवरेज होती है वो किसी भी दो ड्यूरेशन ऑफ टाइम के बीच में हो सकती है। हो सकता है आप एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी इस ड्यूरेशन ऑफ टाइम के अंदर निकालो, जितना भी टाइम लग रहा है यहां से जाके यहां से ए से डी में जाने को, या फिर आप बोल सकते हैं पॉइंट ए से पॉइंट डी के बीच में एवरेज वेलोसिटी कितनी है, एवरेज स्पीड कितनी है। इंस्टेंटेनियस उससे ज्यादा भी हो सकती है, उससे कम भी हो सकती है, उसके बराबर भी हो सकती है। अगर किसी केस में पूरा का पूरा डिस्टेंस सेम स्पीड के ऊपर ट्रेवल होता है, उस केस में एवरेज और इंस्टेंटेनियस एक दूसरे के बराबर हो जाएंगी। अगर वो सेम डिस्टेंस के ऊपर ट्रेवल नहीं होता है तो एवरेज और इंस्टेंटेनियस इनकी वैल्यू इन जनरल अलग अलग होगी। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अगर हम लोग यहाँ ए से निकले, ठीक है, यहाँ बी पे गए, लेट्स से डिस्टेंस ट्रेवल किया 20 मीटर्स, टाइम लगा 10 सेकेंड्स, फिर गए सी के ऊपर अनदर 20 मीटर्स, 5 सेकंड के अंदर स्पीड अप हो चुके हैं, अब 5 सेकंड के अंदर पहुंच गए, फिर गए इससे लेकर के डी तक, अब भी 5 सेकंड्स लगे, फिर डी से ई तक और 20 मीटर, लेकिन अब इसको 15 सेकंड लग गए। तो यहां पर एवरेज स्पीड कितनी है? वो हो जाएगी 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 20 80। और टाइम कितना लगा? ये लग गया 20 20 प्लस 10 30 35 सेकेंड्स। कितनी आ जाएगी ये स्पीड? तो ये 2 पॉइंट समथिंग आएगी, ठीक है, 2 पॉइंट वट। लेकिन अगर मैं सिर्फ ए टू बी की निकालूं तो वो आ जाएगी 2 मीटर्स पर सेकेंड। अगर मैं बी टू सी की एवरेज स्पीड निकालूं तो वो आएगी 4 मीटर्स पर सेकेंड। सी से डी की भी आ रही है 4 मीटर्स पर सेकेंड, और जो डी से ई की आएगी वो 20/15 विच इज 4/3 1.33 मीटर्स पर सेकेंड। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो इंस्टेंटेनियस स्पीड्स हैं वो अलग अलग हैं, एवरेज स्पीड अलग है। इवन ए से लेकर के बी में हम लोग एक आइडियलाइज्ड केस बना रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं कि ए से बी के अंदर पूरे टाइम के अंदर इसकी स्पीड सिर्फ होगी कितनी? 2 मीटर्स पर सेकेंड। लेकिन क्या सच में रियलिस्टिकली स्पीकिंग कोई भी चीज जो कि मूव कर रही है, कोई भी गाड़ी जा रही है, क्या वो शुरुआत होते ही 2 मीटर्स पर सेकेंड के ऊपर आ जाएगी और फिर वो बी के ऊपर अचानक से 2 से 4 के ऊपर चली जाएगी?
2 से 4 पे जाने के लिए उसको पहले 2.1, 2.2, 2.3 के ऊपर जाना ही पड़ेगा। एकदम से जंप तो नहीं ना कर सकती। स्पीड तो कंटिन्यूम के ऊपर ही बढ़ेगी ना। आई होप के दिमाग में जा रही हैं चीजें, जा रही हैं। अगर आपको लगता है कोई भी चीज और बेहतर की जा सकती है, प्लीज डू लेट मी नो। आई एम ऑल ईयर्स। मुझको कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको कोई मेरे को सजेशन देनी है, राय देनी है, दीजिए। आपको कोई सवाल पूछना है, पूछिए। डोंट हेजिटेट। हेजिटेशन नहीं करनी है। ये मत सोचो कि नहीं नहीं ये तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, ये पूछते हुए तो अच्छा नहीं लगता, बाकी लोग क्या बोलेंगे। मुझे एक चीज़ याद आती है। मेरी मम्मी मुझे बताते हैं कि आज से कितने साल पहले, मोर देन 60 years ago, जब उनकी शादी हुई थी, तो मेरे डैड वो पहले कभी मिले नहीं थे आपस में। तो पहली बार मिले तो आई गेस वो दोनों आपस में शर्माए हुए, घबराए हुए थे, एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे थे। तो माई डैड ही ब्रोक द आइस। उनका आइस ब्रेकर था, उन्होंने मेरी मदर को एक जोक सुनाया कि उनके जैसा ही एक और कपल है जिसकी नई नई शादी हुई है। हस्बैंड वाइफ पहले कभी नहीं मिले, वो पहली बार मिल रहे हैं, दोनों बहुत शर्मा रहे हैं, घबरा रहे हैं, दोनों की मुंह से कुछ नहीं निकल रहा। और उस कमरे के अंदर अचानक से एक कीड़ा आ जाता है और वो जो वाइफ होती है बहुत डर जाती है, एकदम से चिल्लाना शुरू करती है, तीड़ा 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 तीड़ा। और हस्बैंड बोलता है, तिथे 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 तिथे। पंजाबी में सुना रहे थे ना कि तीड़ा 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 मतलब कीड़ा कीड़ा कीड़ा। और हस्बैंड बोल रहा है तिथे तिथे तिथे। व्हाट ही वांट्स टू से किथे किथे, लाइक कहाँ। तो वो दोनों एक दूसरे से छुपा रहे हैं कि हम दोनों ही तोतले हैं। वो दोनों को ही ढंग से बोलना नहीं आता, लेकिन वो दोनों छुपा रहे हैं। हम लोग भी यही करते हैं। हर किसी को कोई ना कोई चीज कभी ना कभी नहीं समझ में आती, लेकिन हमें लगता है कि नहीं, बाकी को आती है। हम बताएंगे तो हमें हमें शर्म आती है बताते हो, हमें एम्बेरसमेंट होती है कि दूसरों को पता चल जाएगा कि हम कितने बेवकूफ हैं। लेकिन सारे ही बेवकूफ हैं। तो डोंट हेजिटेट टू आस्क क्वेश्चंस। दिमाग में सवाल आता है, ऑफ कोर्स फर्स्ट उसको खुद से सोचो, उसको खुद से आंसर करने की कोशिश करो। जितना खुद से करोगे उतना अच्छा है, क्योंकि आज की डेट में रट्टे मारने वालों की कोई वैल्यू नहीं है। आज की डेट में वैल्यू है उन लोगों की जो कि प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, जो कि सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। इफ यू आर स्टक, डोंट हेजिटेट टू आस्क, स्पेशली नॉट फ्रॉम मी। आई विल डू माई बेस्ट टू आंसर एवरी क्वेश्चन जो कि हम जो पढ़ रहे हैं इसके साथ रिलेटेड है। तो चलो, अब हो चुकी है हमारी सारी की सारी डेफिनेशंस। अब हम लोग चलेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। अब अगर हम लोग बात करें एक्सेलरेशन की, एक्सेलरेशन का हमने ये तो देख लिया कि मैथमेटिकली ये होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। लेकिन फिजिकली इसका मतलब क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी बदल रही है। वेलोसिटी क्या होती है? इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं। इसका एक कंपोनेंट होता है स्पीड, राइट, ये बताता है कि चीज कितनी तेजी से चल रही है। और इसका दूसरा कंपोनेंट क्या होता है? डायरेक्शन। तो अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है, दैट मीन्स अगर एक्सेलरेशन हो रही है, तो ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज हो सकती है, या फिर उसकी डायरेक्शन चेंज हो सकती है, या फिर दोनों के दोनों चेंज हो सकते हैं। अब स्पीड चेंज हो रही है, स्पीड कब चेंज होगी? ये दो केसेस में चेंज हो सकती है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज स्पीडिंग अप, when it slows down, or when it changes direction, या फिर a combination of speeding up and changing direction or slowing down and changing direction। इस केस के अंदर भी ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट होगा। ठीक है। तो अब एक और चीज मैंने बहुत बार देखी है, लोग यूज करते हैं टर्म। तो आप लोग एक और टर्म भी सुनेंगे एक्सेलरेशन की। अब ये जो स्लोइंग डाउन होता है, इसके लिए कई बार एक और टर्म यूज की जाती है जिसको हम बोलते हैं डिसेलरेशन। यही नहीं, एक और टर्म भी होती है जिसको बोलते हैं रिटार्डेशन। ये हम लोग यूज करते हैं किस केस में? जबकि स्लोइंग डाउन हो रही होती है। वो वाली एक्सेलरेशन जिसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट स्लो डाउन हो रहा है उसको बोल सकते हैं डिसेलरेशन या फिर रिटार्डेशन। अब कई लोग बोलते हैं कि डिसेलरेशन मीन्स नेगेटिव एक्सेलरेशन। नॉट नेसेसरी।
एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन ऑब्जेक्ट को स्पीड अप भी कर सकती है, स्लो डाउन भी कर सकती है। नेगेटिव एक्सेलरेशन भी ऑब्जेक्ट को स्पीड अप भी कर सकती है, स्लो डाउन भी कर सकती है। कैसे? वो ऐसे, लेट्स से ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये मूव कर रहा है टुवर्ड राइट, और हम लोग बोल रहे हैं राइट साइड क्या है हमारी, पॉजिटिव डायरेक्शन है। तो इस केस के अंदर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। ठीक है। और अगर हम इसके ऊपर फोर्स लगाएं, ठीक है, हम लोग फोर्स लगाएंगे इस डायरेक्शन में, टू इन द लेफ्ट साइड। फोर्स क्या होती है, मास टाइम्स एक्सेलरेशन, न्यूटन सेकंड लॉ। तो दैट मीन्स एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन है यहां पर, लेफ्ट। और ऑब्वियसली अगर हम लोग लेफ्ट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं तो ये ऑब्जेक्ट की स्पीड को क्या होगा, ऑब्जेक्ट की स्पीड कम हो जाएगी। ऑब्जेक्ट आ रहा है राइट डायरेक्शन में, हम लोग उसको दूसरी डायरेक्शन में धक्का मार रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट तो धीरे हो ही जाएगा ना। तो इस केस के अंदर यस, एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, velocity is positive and the result is slowing down. और अगर हम बोलें कि ऑब्जेक्ट जा रहा है लेफ्ट साइड में, वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव। क्यों? क्योंकि हमारी ये कन्वेंशन है कि राइट साइड जो है वो पॉजिटिव है। अगर राइट साइड पॉजिटिव है मतलब लेफ्ट साइड क्या हुई, नेगेटिव। तो ऑब्जेक्ट चल रहा है लेफ्ट की तरफ, क्योंकि वो लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए इसकी वेलोसिटी के आगे मैंने नेगेटिव साइन लगाया है। फिर से यही वाली जो फोर्स है ना, सेम फोर्स लगाने हैं। तो दैट मीन्स इसकी एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में है, लेफ्ट। अब ये ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में जा रहा है, फोर्स उसको उसी डायरेक्शन में धक्का भी मार रही है। तो क्या ये ऑब्जेक्ट स्पीड अप होगा या स्लो डाउन होगा, स्पीड अप होगा ऑब्वियसली। लेकिन इसकी एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में थी, नेगेटिव। तो इस केस के अंदर यस, ये जो एक्सेलरेशन है ये नेगेटिव है, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है वो स्लोइंग डाउन नहीं है, वो स्पीडिंग अप है। तो ये डिसलरेशन नहीं है। डिसलरेशन होती अगर ये इस डायरेक्शन में होती एक्सेलरेशन, तो ये हो जाती डिसलरेशन। हम इसको बोल सकते थे डिसलरेशन या फिर रिटार्डेशन, इवन दो इसका साइन होता पॉजिटिव। तो बी अवेयर ऑफ दिस। मैंने और काफी सारे लोगों को सुना है, किताबों में देखा है, ये चीज गलत बोली जा रही है, गलत पढ़ाई जा रही है कि डिसलरेशन नेगेटिव होती है। नहीं, नॉट नेसेसरी। ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। डिसलरेशन का मतलब सिर्फ एक होगा, वो होगा स्लोइंग डाउन। रिटार्डेशन का मतलब सिर्फ एक होगा, स्लोइंग डाउन। ठीक है। तो अब जब हम लोग बात कर रहे हैं एक्सेलरेशन की, तो एक और तरह की एक्सेलरेशन है जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट होती है। वो होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको कि हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं लोअर केस जी के साथ। वंस अगेन, फिजिक्स केमिस्ट्री केस सेंसिटिव, डू नॉट यूज अपर केस जी हियर। अपर केस जी ये एक अलग चीज होती है, ये होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अपर केस जी इज नॉट सेम एज लोअर केस जी, ये दोनों बराबर नहीं होते एक दूसरे के। हम लोग यहां पर बात करेंगे लोअर केस जी की। अपर केस जी को हम लोग एक और चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, जब हम लोग पढ़ेंगे फोर्स ऑफ ग्रेविटी बिटवीन टू मासेस, तब हम लोग इसकी डिस्कशन करेंगे। अभी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है, ये क्या होती है, यही तो मिस्टर न्यूटन ने हमें बताया था। तो लेट्स से ये है हमारा प्लैनेट अर्थ। हमें मालूम है कि ये हर चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। जब ये अट्रैक्ट करता है तो चीज उसकी तरफ गिरती है, ड्यू टू दैट एक्सेलरेशन। जब वो चीज अर्थ की तरफ गिरेगी, उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो उसकी अगर स्पीड इंक्रीज हो रही है मतलब कि वो ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट हो रहा है। और अगर हम किसी भी चीज को ऊपर की तरफ उछालें तो हमें मालूम है वो
कुछ दूर तक तो ऊपर जाएगी, लेकिन फिर वो रुक जाएगी, उसके बाद वो नीचे की तरफ आएगी। तो जब कोई भी चीज ऊपर की तरफ जाती है, जब भी किसी चीज को हम ऊपर की तरफ उछालते हैं, उसकी स्पीड कम हो जाती है, वो स्लो डाउन हो जाती है। तो एन ऑब्जेक्ट दैट इज गोइंग अप slows down near the surface of earth. An object that is coming down will speed up. अब ये ऑब्जेक्ट किस अमाउंट से स्पीड अप होता है या स्लो डाउन होता है, वो होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये जो g है नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, इसकी वैल्यू होती है 9.81 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको हम लोग अप्रोक्सीमेट कर देंगे एज 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमें मालूम है कि ये g क्या है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होती है, डेल्टा v ओवर डेल्टा t, चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। तो ये जो मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर होता है, मैंने शायद आपको यहां पर नहीं बताया कि एक्सेलरेशन की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। क्यों, हमें मालूम है कि वेलोसिटी इसकी यूनिट्स होती हैं मीटर्स पर सेकेंड, और उसके नीचे एक टाइम की यूनिट्स होती हैं क्या, सेकेंड्स। ये हमें दे देगा मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम लोग जब ग्रेविटी की बात करें, जब हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात करें, हम इसको अप्रॉक्सीमेट करेंगे विद 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट है वो नीचे की तरफ गिर रहा है, इसकी इनिशियल स्पीड दैट्स कॉल्ड एज vi, ये है 0। इसको हमने ऐसे ड्रॉप किया, ऐसे हमने इस ऑब्जेक्ट को ऐसे बस छोड़ दिया, ऐसे छोड़ दिया, मैंने इसको फेंका नहीं है, ऐसे थ्रो नहीं किया, इसको ऐसे ड्रॉप कर दिया। तो इसकी इनिशियल स्पीड क्या है, 0। तो मैंने इसको ड्रॉप किया, आपने देखा ये नीचे की तरफ गिरा। क्यों गिरा, क्योंकि अर्थ इसको अट्रैक्ट कर रही है नीचे की तरफ। तो ये जब नीचे की तरफ गिरा, ये स्टार्ट हुआ 0 से, ये हुआ स्पीड अप। ये बाय व्हाट अमाउंट स्पीड अप हुआ, 10। इसकी एक्सेलरेशन है 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, इसको हम लोग लिख सकते हैं एज 10 मीटर्स पर सेकेंड। तो ये इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है बाय 10 मीटर्स पर सेकेंड एवरी सेकेंड। तो नीचे आते हुए ये स्पीड अप होगा बाय 10 मीटर्स पर सेकेंड एवरी सेकेंड। तो दैट मीन्स एक सेकेंड के बाद इसकी स्पीड हो जाएगी 10 मीटर्स पर सेकेंड। फिर अगला एक और सेकेंड गुजरेगा, इसकी स्पीड बाय 10 मीटर्स पर सेकेंड और इंक्रीज हो जाएगी। तो 2 सेकेंड्स के बाद इसकी स्पीड हो जाएगी 20 मीटर्स पर सेकेंड। 3 सेकेंड्स के बाद इसकी स्पीड हो जाएगी 30 मीटर्स पर सेकेंड एंड सो ऑन। और ऐसे ही उसको अगर ऊपर उछाला होता, इसकी लेट्स से स्पीड होती 50 मीटर्स पर सेकेंड, तो एक सेकेंड गुजरने के बाद इसकी स्पीड हो जाएगी 40 मीटर्स पर सेकेंड। 2 सेकेंड्स के बाद हो जाएगी 30 मीटर्स पर सेकेंड एंड सो ऑन। और यहां पर हम लोग बोल रहे हैं कि हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या ली है, 10। अगर हम लेते 9.81, तब क्या होता, तब ये होता। अभी चलो जी की एक्चुअल वैल्यू लेते हैं, 9.81 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। एंड लेट मी ग्रैब अ कैलकुलेटर, यहां पड़ा हुआ है। तो मैंने इसको ड्रॉप किया यहां पर रेस्ट से। तो आफ्टर 1 सेकेंड पास इसकी स्पीड हो जाएगी 9.81 मीटर्स पर सेकेंड। 2 सेकेंड्स हो गए, अब इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, 2, 6 और यहाँ पे हो जाएगी 19.62 मीटर्स पर सेकेंड। 3 सेकेंड्स के बाद इसकी स्पीड क्या होगी, अब मैं कैलकुलेटर यूज करती हूँ। 9.81 टाइम्स 2, ठीक है, प्लस 9.81, 29.43 मीटर्स पर सेकेंड। 4 सेकेंड्स के बाद इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, 39.24 मीटर्स पर सेकेंड। 5 सेकेंड बाद इसकी स्पीड हो जाएगी 9.81 मीटर्स पर सेकेंड, 49.05 मीटर्स पर सेकेंड। सिमिलरली अगर इसको ऊपर फेंका जाए विद द स्पीड ऑफ 70 मीटर्स पर सेकेंड, देन एक सेकेंड के बाद इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, 70 माइनस 9.81, ये दे देगा 60.19। एक और सेकेंड गुजर गया, 2 सेकेंड हो गया, ठीक है। अब इसकी स्पीड हो जाएगी, इसमें से और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 9.81 दे देगा 50.38 मीटर्स पर सेकेंड। एक और सेकेंड पास हो गया 3 सेकेंड्स के बाद, इसमें से फिर से सब्ट्रैक्ट कर दो 9.81, 40.57 मीटर्स पर सेकेंड।
एक और सेकंड गुजर गया, एक और बार 9.81 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो टोटल 4 सेकंड्स हो चुके हैं स्टार्टिंग से, 30.76 मीटर्स पर सेकंड। एक और सेकंड निकल गया, टोटल 5 सेकंड्स हो गए, -9.81 मीटर्स पर सेकंड, 20.95 मीटर्स पर सेकंड। एक और सेकंड निकल गया, अब हो गई ये 11.14 मीटर्स पर सेकंड। 6 सेकंड्स हो चुके हैं, एक और सेकंड निकल गया, -9.81, 1.13, नॉट 13, 1.33। तो 7 सेकंड्स के बाद इसकी स्पीड इतनी हो जाएगी, तो उसके बाद विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड ये रुक जाएगा, ये वहां पे रुक जाएगा अपनी हाईएस्ट हाइट के ऊपर। ये इसको आपने ऐसे ऊपर फेंका ना, ऊपर जाते जाते ये स्लो डाउन हो गया, यहां पर जाकर के रुक जाएगा, इसकी स्पीड टोटली जीरो हो जाएगी 7 पॉइंट समथिंग सेकंड्स के ऊपर जाकर के। फिर ये वापस से नीचे की तरफ गिरेगा, और जब ये नीचे की तरफ गिरेगा तो एवरी सेकेंड ये गेन करेगा स्पीड ऑफ 9.81 मीटर्स पर सेकेंड। ऑफ कोर्स रियल केसेस के अंदर एयर रेजिस्टेंस होगी, रियल केसेस के अंदर एग्जैक्टली ये नंबर्स नहीं आएंगे, लेकिन हम लोग सारे के सारे केसेस के अंदर हम लोग यहाँ जितने भी प्रॉब्लम्स करेंगे ऑलमोस्ट सब के अंदर हम लोग एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर कर देंगे, एटलीस्ट फॉर नाउ। और जब हम लोग एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर कर देंगे तब हमारा मैथ ये होगा। कूल, चलो जी, कूल, ज्यादा कूल भी नहीं होना, फ्रीज नहीं होना अपने को। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद होता है ये मोशन होता है दो तरह का, यूनिफॉर्म मोशन, मतलब कि इसको हम लोग डलवाएंगे रेड कलर की स्कर्ट, ब्लू कलर की शर्ट, येलो कलर की टाई, पर्पल कलर के शूज और बालों में रेड कलर का रिबन, ये है इसकी यूनिफॉर्म। नो, यहां पर यूनिफॉर्म का क्या मतलब होता है, यहां पर यूनिफॉर्म का मतलब होता है कांस्टेंट। फिजिक्स में यूनिफॉर्म का मतलब हमेशा सदा रहेगा कांस्टेंट, मींस नेवर एवर चेंजिंग। ये होता है फिजिक्स में कांस्टेंट का मतलब। और रियल लाइफ में सिर्फ एक चीज कांस्टेंट होती है, वो होता है चेंज। तो चेंज इज द ओनली कांस्टेंट इन लाइफ। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण ने बोला भागवत गीता के अंदर, परिवर्तन ही संसार का नियम है। चेंज इज द ओनली कांस्टेंट इन लाइफ। सारी की सारी साइंस, सारे के सारे मैथमेटिक्स, क्वांटम फिजिक्स, समहाउ आज की डेट में जो भगवान श्री कृष्ण बोल गए ये भी वही बोलता है। क्वाइट इंटरेस्टिंग। एनीवे, तो मोशन होता है दो तरह का, यूनिफॉर्म, हमने ऑलरेडी बोला यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, नॉट चेंजिंग। तो नॉन यूनिफॉर्म का क्या मतलब हो जाएगा, समथिंग दैट चेंजेस। तो यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, जीरो। क्यों, क्योंकि हमने बोला एक्सेलरेशन होती है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। और हमने अभी तक बोला नहीं, लेकिन इसको हम लोग फर्दर डिफाइन करते हैं। हम लोग यहाँ पे लिमिट लगाएंगे कि डेल्टा टी, ये जो टाइम पीरियड है, इट अप्रोचेस जीरो। ये जो टाइम पीरियड है, हो सकता है इस केस में हो ये 10 सेकेंड, हम इसको छोटा 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 और भी छोटा, बिल्कुल छोटा, इसको हम लोग बोलते हैं इन्फिनिटेसिमली स्मॉल। इन्फिनिटेसिमली स्मॉल बना दो। इस केस के अंदर ये जो रेशियो है डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी की, इट चेंजेस इनटू अ डिफरेंशियल, और वो डिफरेंशियल हो जाएगा डी वी ओवर डी टी। ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या होती है, डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एंड व्हाइल वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, आई शुड मेंशन कि हमने डिफाइन की थी क्या, वेलोसिटी एज डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी। हम लोग सेम चीज यहां पर अप्लाई करेंगे, लिमिट लगाएंगे कि जो टाइम है ये हो जाता है इन्फिनिटेसिमली स्मॉल। इस केस के अंदर ये जो रेशियो है ये बन जाती है आपकी डिफरेंशियल।
ऑफ कोर्स dx over dx तो 1 हो जाता है, dx over dt. First derivative of position with respect to time gives you what? Velocity. तो यूनिफॉर्म मोशन के अंदर हमारे पास वेलोसिटी है कांस्टेंट और एक्सेलरेशन है 0. नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर वेरिएबल वेलोसिटी. अगर वेलोसिटी वेरिएबल है, दैट मीन्स कि इफ डेल्टा v इज नॉन जीरो ड्यूरिंग सर्टेन टाइम पीरियड t, call it delta t, that implies that acceleration, which is defined as delta v over delta t, that would not be equal to 0. तो इस केस के अंदर एक्सेलरेशन क्या होती है? नॉन जीरो. हम लोग यहां पर बात करेंगे कि एक मोशन हो रहा है, ये है यूनिफॉर्म मोशन, जिसके अंदर ऑब्जेक्ट, जो कि हमने पहले ही बोल दिया था किस तरह का ऑब्जेक्ट है, ये है पॉइंट ऑब्जेक्ट. तो हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं किसकी? हम लोग बात कर रहे हैं एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की, जो कि एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा विद नो रिवर्सल्स. वो सीधा नक की सीध में चली जा रहा है, ना वो इधर चल देखेगा ना वो उधर देखेगा, ना वो इधर मुड़ेगा ना वो उधर मुड़ेगा ना वो वापस मुड़ेगा, वो बस सीधा चलता ही जाएगा. हम उस पॉइंट पार्टिकल की यहां पर बात कर रहे हैं, हम उसके यूनिफॉर्म मोशन की बात कर रहे हैं. ये पार्टिकल ना सिर्फ सीधा एक डायरेक्शन में चल रहा है, बल्कि इसकी स्पीड भी सेम रहेगी. वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब ना तो इसकी स्पीड ना तो इसकी डायरेक्शन, नीदर ऑफ द टू इज चेंजिंग. ओके, नेक्स्ट, इस केस के अंदर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों एक दूसरे के बराबर है. अगर डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट है, तो इन दैट केस स्पीड इज ऑल्सो इक्वल टू velocity, only in this case. However, in general क्या होता है? Distance is always equal to or greater than what? Displacement, which implies that speed is always greater than or equal to velocity. ठीक है भाई. तो ये किसकी बात हुई? ये बात हुई यूनिफॉर्म मोशन की. यूनिफॉर्म मोशन बहुत ही सिंपल सी चीज है. इसके अंदर स्पीड वेलोसिटी एक दूसरे के बराबर हो जाएंगी, एवरेज स्पीड भी एवरेज वेलोसिटी के बराबर हो जाएगी. तो इस केस के अंदर, यूनिफॉर्म मोशन के केस के अंदर, AVG इज एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी, दोनों एक दूसरे के बराबर हैं. और ये इंस्टेंटेनियस INST डॉट क्या है? इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी के बराबर भी होंगी. ये चारों चीजें एक दूसरे के बराबर हैं. क्यों? क्योंकि हम लोग एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, हम लोगों की स्पीड भी नहीं चेंज हो रही, तो हर पॉइंट के ऊपर स्पीड सेम है. दैट मीन्स इंस्टेंटेनियस स्पीड, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, वो सारे के सारे एक दूसरे के बराबर हैं. एक बात और, फिजिक्स के अंदर हम लोग एब्रिविएशंस बहुत बहुत यूज करते हैं, तो गेट यूज टू इट. इंस्टेंटेनियस INST डॉट, एवरेज AVG डॉट. इसकी बजाय मैं लिख सकती थी S बार. ये जो बार होता है ये भी एवरेज को ही डिनोट करता है. इसकी बात हम लोग फिर कभी करेंगे. अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट चीज की, नॉन यूनिफॉर्म की. सारा मैजिक यहीं पर होगा. यूनिफॉर्म वाला तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वो तो बच्चों का खेल है, ये टॉडलर्स का खेल है. नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है वेरिएबल वेलोसिटी, जिसका मतलब क्या होता है? एक्सेलरेशन किसके बराबर नहीं है? जीरो के बराबर नहीं है. इसका मतलब अगर एक्सेलरेशन जीरो के बराबर नहीं है, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट भी हो सकती है, राइट? लाइक फॉर इंस्टेंस, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ है 9.81 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर. वो कांस्टेंट है एक्सेलरेशन. लेकिन हो सकता है हमारी एक्सेलरेशन वेरिएबल हो, तो दोनों में से किसी भी तरह की एक्सेलरेशन हो सकती है. कांस्टेंट एक्सेलरेशन की एक फिक्स्ड वैल्यू होगी. हो सकता है यह है 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, हो सकता है 2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, हो सकता है -15 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, कुछ भी हो सकती है, लेकिन ये कांस्टेंट है. और ये जो वेरिएबल एक्सेलरेशन होती है, हो सकता है ये रैंडमली वेरिएबल हो, जस्ट व्हाटएवर.
किसी भी पॉइंट के ऊपर कुछ भी हो गई, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? इन जनरल होगा नहीं, लेकिन हर चीज जो हो सकती है जरूरी नहीं कि हो भी, राइट? इन जनरल अगर वेलोसिटी, आई मीन टू से एक्सेलरेशन, इन जनरल अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल है तो ये होगी ईदर अ फंक्शन ऑफ टाइम, दैट मीन्स एक्सेलरेशन टाइम के साथ बदलेगी, और अ फंक्शन ऑफ पोजिशन और अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी। हम लोग यहां पर पहले बात करेंगे वन डायमेंशनल कांस्टेंट एक्सेलरेशन की। तो इस तरह के मोशन को बोला जाता है वन डायमेंशनल यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और बहुत जगह इसको एब्रिविएट कर दिया जाएगा एज वन डी यू ए। मैं इसको वन डी यू ए ही बोलती हूँ, वन डायमेंशनल यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और वन डायमेंशनल यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इसको आप लोग बचपन से देखते आ रहे हो। इसकी पहली इक्वेशन वी एफ इक्वल्स वी आई प्लस ए टी। वी एफ क्या है यहां पर? वी एफ है फाइनल वेलोसिटी। वी आई क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। ए क्या है? एक्सेलरेशन। टी क्या है? टाइम। तो I'm sure आपने शायद इसको ऐसे लिखे हुए भी देखा होगा, v इक्वल्स यू प्लस ए टी। सेम थिंग, यहां पर u है इनिशियल वेलोसिटी, मैंने vi लिखा है। कई लोग इसको ऐसे भी लिख देंगे v इक्वल्स वी नॉट प्लस ए टी। ये जो सबस्क्रिप्ट है जीरो, इसको नॉट बोलते हैं। आई थिंक यही स्पेलिंग्स होते हैं। आई कुड बी रॉन्ग अबाउट द स्पेलिंग्स, बट आई एम फेयरली कॉन्फिडेंट कि ये स्पेलिंग सही है। बट देन who knows, maybe I'm wrong here. Let me know if I'm wrong. आप लोग मुझे चेक करके बताओ, मुझसे नहीं होता ये सब चेक। दूसरी इक्वेशन वी एफ स्क्वायर इक्वल्स वी आई स्क्वायर प्लस टू ए डेल्टा एक्स। तो यहां पर हमने एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया है, कौन सा? डेल्टा एक्स। ये है डिस्प्लेसमेंट, बाकी सब तो सेम रहा। तो आपने इसको शायद ऐसे लिखे हुए देखा होगा, वी स्क्वायर इक्वल्स यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। करेक्ट? एस डिस्प्लेसमेंट है यहां पे। जरूरी नहीं हम लोग एस लिखे, हम लोग डेल्टा एक्स भी लिख सकते हैं। आई प्रेफर यूजिंग डेल्टा एक्स। आपको एस लिखना है, आप एस लिख लो। अगेन पोटैटो पोटैटो है तो आलू, जो मर्जी बोलो। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, वी स्क्वायर इक्वल्स वी नॉट स्क्वायर प्लस टू ए एस, या फिर वी स्क्वायर इक्वल्स वी नॉट स्क्वायर प्लस टू ए डेल्टा एक्स। जो दिल आता है वो लिखो। इसके बाद तीसरी इक्वेशन, यहां पर क्या है? डेल्टा एक्स इक्वल्स वी आर टी प्लस वन हाफ ए टी स्क्वायर। अगेन आपने इसको 450 पर देखा होगा पहले, एस इक्वल्स यू टी प्लस वन हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है? इसके बाद हम लोग एक और इक्वेशन देखेंगे, क्योंकि यहां पर मोशन यूनिफॉर्म है तो जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो होगी वी आई प्लस वी एफ डिवाइडेड बाय टू। ये हो गई एवरेज। तो यहां पर हमारे पास कितने टोटल वेरिएबल्स है? List them all. VI, VF, A, T, डेल्टा एक्स। और बेसिकली हमारे पास इक्वेशंस हैं ये तीन। करेक्ट? अगर एवरेज को भी एक वेरिएबल बना लो तो चलो चार इक्वेशंस हो गई। एवरेज को ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये रही हमारे पास वेरिएबल्स की लिस्ट, और ये रही हमारे पास इक्वेशंस। आप इन वेरिएबल्स और इन इक्वेशंस को यूज करोगे जब भी आप लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। किसकी? मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है? तो इसके हम लोग काफी सारे एग्जांपल्स करेंगे। कब? नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अभी के लिए हम लोग बात करते हैं वन डायमेंशनल कांस्टेंट एक्सेलरेशन। फटाफट से हमने अभी तक जो किया, जस्ट पिछले कुछ स्लाइड्स के ऊपर, उनका रिव्यू है, उनका रिविजन है। ये देखो सारी की सारी इक्वेशंस। इन इक्वेशंस को रट्टा मार लो, इनको घोल करके
हॉर्लिक्स में इसको च्यवनप्राश में घोल करके पी लो, इसको अपने दिमाग में डाउनलोड कर लो, जो करना है कर लो, पर ये इक्वेशंस आपको कोई रात में सोते हुए भी जगा दे तो आपको आनी ही चाहिए। तो एक काम करो, एक कॉपी लगाओ या फिर अपनी नोटबुक में एक जगह बनाओ जहां पर सिर्फ इक्वेशंस देखो, जो जो नई नई इक्वेशन आप देखते हो उन सब इक्वेशंस को वहां पर लिखो और उन इक्वेशंस के जो वेरिएबल्स हैं उनके नाम लिखो, जैसा कि मैंने आपको कुछ स्लाइड्स पहले दिखाया कि वी आई है इनिशियल वेलोसिटी। फिर लिखो आप कि ये जो वेलोसिटी है क्या ये स्केलर है या फिर ये वेक्टर है और इसकी ऐसा यूनिट्स क्या है। तो क्या कर सकते हो आप कि आपकी नोटबुक में 2 पेजेस होते हैं, राइट? तो ये काम करो, आपकी एक नोटबुक लो, आपको चाहिए तो एक पतली सी नोटबुक लगा लो सिर्फ फॉर्मूला की। उसमें आप लोग एक पेज पे लेट्स से लेफ्ट साइड के ऊपर लिख लो या फिर राइट साइड के ऊपर लिख लो अपने फॉर्मूले, फॉर्मूला सिंगुलर, फॉर्मूले प्लूरल, और दूसरी तरफ लिख लो आप अपने यहां पर फॉर इंस्टेंस फिजिकल क्वांटिटी, पी क्यू फिजिकल क्वांटिटी। फिर आप लिखोगे स्केलर है या फिर ये वेक्टर है, फिर इसकी एसआई यूनिट्स क्या है। फॉर एग्जाम्पल फॉर्मूला था वी एफ इक्वल्स वी आई प्लस ए टी। तो मेरी फिजिकल क्वांटिटी क्या है पहली, वी एफ। ये क्या है, वेलोसिटी, वेलोसिटी होती है वेक्टर, तो वेक्टर के लिए सिर्फ वी लिख दो। एसआई यूनिट क्या है, मीटर्स पर सेकेंड। फिर लिखो यहाँ पे वी आई, ये भी वेक्टर है, मीटर्स पर सेकेंड। ए क्या है, वेक्टर है, मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। फिर क्या है, टाइम, टाइम क्या है, स्केलर है, सेकेंड्स, करेक्ट। फिर लिखोगे वी एफ स्क्वायर्ड इक्वल्स वी आई स्क्वायर्ड प्लस 2a डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स हमारे पास नेक्स्ट क्वांटिटी आ गई, ये क्या है, वेक्टर है, ये इसकी यूनिट्स क्या है, मीटर्स। तो यहाँ पे इधर दूसरी तरफ बना लो ये एक टेबल। तो एक पेज के ऊपर नोटबुक के एक तरफ लिखोगे आप फॉर्मूले, दूसरी तरफ लिखोगे फिजिकल क्वांटिटी क्या है, उसका नाम लिखो, नाम भी लिखो इसका, ये है फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी आपको एब्रिविएशंस लिखनी है एब्रिविएशंस लिखो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये आपको समझ में आनी चाहिए चीजें। दिस इज योर वर्क, दिस इज फॉर यू। तो डू इट द वे कि जैसे आपके लिए सबसे ज्यादा एफिशिएंट हो, उसको रिव्यू करना आसान हो, उसको रिवाइज करना आसान हो। मेरी बात करो, आई लाइक टू कलर कोड थिंग्स। मेरे पास हर तरह के कलर के पेन्स होते हैं, तो अगर आप भी ले सकते हो, चलो ये मैंने लेकर के रखे हुए हैं, मेरे पास बहुत सारे हैं और मुझे इनको यूज करते हुए बहुत मजा भी आता है। मेरे पास हर रंग के पेन दुनिया में बने हैं, वो सब मेरे पास हैं। मेरा हस्बैंड मेरा मजाक उड़ाता है कि मैं एक स्टेशनरी की दुकान खोल सकती हूँ। मेरे पास आई थिंक एक पूरा क्लोजेट भरा पड़ा, वार्डरोब मेरा भरा पड़ा नोटबुक्स के साथ। इतनी सारी नोटबुक्स है, मुझे पता भी नहीं उनका मैं करूँ क्या, इतने सारे पेन से मुझे पता भी नहीं करूँ क्या, बट मेक्स मी हैप्पी, सो आई हैव इट। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे वेरिएबल एक्सेलरेशन की। हमने जो पहली वेरिएबल एक्सेलरेशन को देखेंगे वो है एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो हमें मालूम है कि एक्सेलरेशन क्या होती है, डीवी ओवर dt, ठीक है। तो मोशन, इसकी प्रॉब्लम्स में हमें क्या पूछा जाता है, हमें जो चीजें पूछी जाती है कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, क्या वेलोसिटी थी, किस टाइम के ऊपर कितनी वेलोसिटी है, कितनी एक्सेलरेशन है, हमारे को ये चीजें पता चल जाएं तो हमें उस ऑब्जेक्ट का पूरा अगला पिछला सब पता चल जाता है। ओके, अगर हमें मालूम है कि एक्सेलरेशन क्या है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, तो हम लोग निकाल सकते हैं कि इतने टाइम के बाद ये कहां पर पहुंचा होगा, इसकी स्पीड कितनी होगी, हम लोग आराम से वो सब चीजें निकाल सकते हैं। तो इस केस के अंदर हमारे को अगर बोला जाए कि वेलोसिटी निकालो, कैसे निकालोगे, वो ऐसे निकालोगे, हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन के अंदर दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई कर दो, किसके साथ, dt के साथ। फिर इसका ले लो इंटीग्रल, ठीक है। तो टाइम जा रहा है, इनिशियल टाइम टी आई से लेकर के फाइनल टाइम टी एफ तक, वेलोसिटी जा रही है वी आई से लेकर के वी एफ तक, ठीक है। तो ये हमें दे देगा 80
dt, इसको ऐसे ही छोड़ दो क्योंकि यहाँ पर हमें ये फंक्शन a ऑफ t इसकी पहले इसका एक्सप्रेशन डालना पड़ेगा, फिर हम उसका इंटीग्रल लेंगे, फिर उसके अंदर हम ये लिमिट्स डालेंगे, फिर वैल्यू आएगी। राइट हैंड साइड के ऊपर ये बन जाएगा v, ये जा रहा है वी आई से लेकर के वी एफ तक, ये हमें क्या दे देगा वी एफ माइनस वी आई। जब है एक्सेलरेशन फंक्शन ऑफ टाइम तब प्रॉब्लम को सॉल्व करना रिलेटिवली काफी इजी है, एज लॉन्ग एज आपको इंटीग्रेशन आती है। अब यहां पर होगा कमाल शुरू। यहां पर एक्सेलरेशन इज नॉट अ फंक्शन ऑफ टाइम, ये है फंक्शन ऑफ किसका, एक्स का। लेकिन राइट साइड के ऊपर हमारे पास क्या है, डीवी ओवर डी टी, करेक्ट। तो हम इसको एज इट इज गिवन सॉल्व नहीं कर सकते। हम लोग यहां पर क्या करेंगे, हम लोग यहां पर करेंगे यूज चेन रूल। हम लोग बोलेंगे कि कर दो भैया डीवी ओवर डी एक्स एंड देन डी एक्स ओवर डी टी। ये डीवी ओवर डी टी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये चेन रूल है। अगर आपको ये नहीं आता तो मैंने डिफरेंशिएशन के ऊपर पूरा लेक्चर बनाया हुआ है, शायद एक से भी ज़्यादा लेक्चर बनाया हुआ है, प्लीज गो एंड वॉच दैट, यू विल फाइंड इट वेरी यूजफुल। यहाँ पर हम लोग बोल रहे हैं कि v इज अ फंक्शन ऑफ x, तो v को हम लोग पहले डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, देन x को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और ये जो dx ओवर dt होता है, ये क्या होता है, ये होता है वेलोसिटी। तो हमारी इक्वेशन क्या बन चुकी है, a ऑफ x इज v dv ओवर dx। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड्स को dx के साथ। तो यहाँ पे dx dx कैंसिल आउट हो गए, अब ले लो इसका इंटीग्रल। तो हो गया हमारे पास ax dx, जा रहा है सम इनिशियल पोजीशन i से xi से xf तक, और राइट साइड के ऊपर v dv सम इनिशियल vi से लेकर के vf तक। ऑफ कोर्स यहाँ पर अब आपके पास आ जाएगा ये v स्क्वायर ओवर 2 vi टू vf, सही। इसको फिर हम लोग हमें लिखना पड़ेगा इसके अंदर कि ये जो a ऑफ x इसका क्या एक्सप्रेशन होता है। एक बार हमारे पास उसका एक्सप्रेशन यहाँ पर लिखा जाए तो हम लोग उसको इंटीग्रेट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x, फिर जो इंटीग्रल आएगा उसमें हम लोग ये लिमिट्स डालेंगे। कैसे डालेंगे, मैं यहाँ पे राइट साइड के ऊपर आपको डाल करके दिखाती हूँ कैसे डालते हैं। तो पहले जो v की वैल्यू होगी ये इसकी टॉप लिमिट हो जाएगी वी एफ स्क्वायर ओवर 2, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे v स्क्वायर ओवर 2, जहां पर v की वैल्यू क्या है, ये बॉटम लिमिट vi हो गया। तो वी एफ स्क्वायर ओवर 2 माइनस वी आई स्क्वायर ओवर 2 किसके बराबर है, इस इंटीग्रल के। अब यहां पर आपको ये जो इंटीग्रैंड है इसके एक्सप्रेशन चाहिए। लास्ट a एज अ फंक्शन ऑफ v, तो ये क्या होता है dv ओवर dt। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, अब दोनों साइड्स को डिवाइड करो a ऑफ v के साथ और मल्टीप्लाई करो dt के साथ, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा dt इक्वल्स dv ओवर a ऑफ v। अब कर दो इसको इंटीग्रेट, ठीक है। ये जा रहा है vi से लेकर के vf तक, ये जाएगा ti से लेकर के tf तक। यहां पर आपके पास आ जाएगा डेल्टा t और इन अदर वर्ड्स tf माइनस ti, और ये dv ओवर a ऑफ v, इसको इंटीग्रेट कर दो फ्रॉम vi टू vf। तो वंस यू हैव दिस एक्सप्रेशन फॉर a ऑफ v, आप ये राइट साइड की इंटीग्रेशन करोगे, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। हम इसके एग्जाम्पल्स करेंगे, हम इसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे इन अपकमिंग लेक्चर्स। जैसा कि मैंने बोला, इस लेक्चर के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं थ्योरी। हम लोग कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, फिर हम लोग इन कॉन्सेप्ट्स को यूटिलाइज करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर, और जब हम इनको यूटिलाइज करेंगे तो तब हम इनको दोबारा से रिव्यू भी करेंगे। ओके, ऑलराइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो चलो फटाफट से करते हैं रिकैप। हमने अब तक क्या किया है, हमने बात की है कि मोशन क्या होता है, राइट, चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। फिर हमने बात की फ्रेम ऑफ रेफरेंस की,
हमने बोला कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, ये हमारा दृष्टिकोण होता है। और फिजिक्स के अंदर हम लोग क्या करते हैं, यूज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम या फिर कोई और कोऑर्डिनेट सिस्टम एज हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, एक्स वाई और जी का कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है भाई। फिर हमने बात की दो तरह के फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस की, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ये क्या है, ये या तो रेस्ट के ऊपर होगा या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी के ऊपर मूव करेगा। और जो नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम है ये एक्सेलरेटेड फ्रेम होगा। ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया, हमने बोला कि एक फिजिक्स की ब्रांच है किनेमैटिक्स और दूसरी होती है डायनामिक्स। जो किनेमैटिक्स है इसमें क्या हम लोग देख रहे हैं कि चीज कहां से लेकर के कहां तक गई, उसकी स्पीड कितनी थी, उसने कितना समय लिया, वो क्यों गई, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है किनेमैटिक्स के अंदर। अब वो क्यों जा रही है, वो चीज इसलिए जाएगी क्योंकि उसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स एक्ट कर रही होगी। अगर वो एक्सेलरेट हो रही है उसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट हो रही है, वो फोर्स कौन सी एक्ट हो रही है, वो उसके मोशन को कैसे चेंज करती है, उसको हम लोग करते हैं डायनामिक्स के अंदर। तो डायनामिक्स के अंदर आ जाते हैं न्यूटन्स लॉज, वाइल किनेमैटिक्स के अंदर सिंपल हाउ ऑफ मोशन, और डायनामिक्स के अंदर है हमारे पास वाई ऑफ मोशन। ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया, हमने देखी क्वांटिटीज लाइक क्या, डिस्टेंस। हमने बोला क्या, ये क्या है, सम ऑफ ऑल द पाथ लेंथ्स, और ये है स्केलर और इसकी ऐसा यूनिट्स होती है मीटर्स। फिर हमने बात की डिस्प्लेसमेंट की, हमने बोला कि ये है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन एंड इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इसकी ऐसा यूनिट्स है मीटर्स। फिर हमने कहा स्पीड, ये होती है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, और ये होती है एक स्केलर और इसकी यूनिट्स होती हैं मीटर्स पर सेकेंड। फिर हमने कहा कि वेलोसिटी जो होती है ये होती है डिस्प्लेसमेंट डी, उसके ऊपर एरो, एरो का क्या मतलब होता है, वेक्टर ओवर टाइम, ओके टाइम नॉट एस, और ये होती है क्या, वेक्टर, लेकिन इसकी यूनिट्स भी क्या होती है, मीटर्स पर सेकेंड। फिर हमने बोला कि डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, दोनों बराबर उस केस के अंदर होंगे जब ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा विदाउट एनी रिवर्सल्स। एंड सिमिलरली स्पीड इज ऑलवेज इक्वल टू और ग्रेटर देन वेलोसिटी, वो एक दूसरे के बराबर सिर्फ एक केस के अंदर होंगे, और वो है जब ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा विदाउट एनी रिवर्सल्स। फिर हमने बात की किसकी, एक्सेलरेशन की, और हमने बोला एक्सेलरेशन क्या होती है, स्पीड अप, स्लो डाउन और चेंज इन डायरेक्शन, DIR डॉट डायरेक्शन, और इसकी यूनिट्स होती हैं मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, और ये होती है एक वेक्टर क्वांटिटी। फिर हमने बोला कि वेलोसिटी होती है dx ओवर dt और एक्सेलरेशन होती है dv ओवर dt, और क्योंकि वेलोसिटी होती है क्या, dx ओवर dt, तो एक्सेलरेशन क्या है, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। फिर हमने बात की इक्वेशंस ऑफ मोशन की, वन DUA, वन डायमेंशनल यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जो कि क्या है, इसके अंदर एक्सेलरेशन क्या होती है, कांस्टेंट रहती है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। और इसकी जो फॉर्मूले, इसके फॉर्मूले जो आप बहुत टाइम से देखते आ रहे हो, ये होते हैं इसके दो चार फॉर्मूले, VIT प्लस 1/2 AT स्क्वायर, और लास्ट था V एवरेज, V बार मतलब एवरेज होता है, इक्वल्स VI प्लस VF ओवर 2। तो ये हो गई हमारी सारी की सारी इक्वेशंस। इसके बाद एक और चीज हमने डिस्कस की थी, वो था पॉइंट ऑब्जेक्ट। हमने बोला था कि हम लोग इस केस के अंदर ट्रांसलेशनल मोशन के अंदर ऑब्जेक्ट को ट्रीट करेंगे एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, जो कि रियलिटी में क्या होता है, एक मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट, मैथमेटिकल पॉइंट
with no shape, no size, but it will have all the other properties. ये एक extended object है, वो ऑब्जेक्ट और एक ऑब्जेक्ट जिसका सारा का सारा मास एक पॉइंट के ऊपर है, सेंटर ऑफ मास के ऊपर है, वो दोनों इक्विवेलेंट हो जाएंगे। और हर ऑब्जेक्ट का कोई ना कोई सेंटर ऑफ मास होता है। एंड सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली क्या होता है, अभी सही समय नहीं है उसको डिटेल्स में जाकर के डिस्कस करने का, लेकिन वो समय आएगा। मेरे करण अर्जुन आएंगे, सारे के सारे समय आएंगे और हम लोग सब कुछ करेंगे, लेकिन अब के लिए हम लोग बस इतना ही करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मोशन ग्राफ्स। मैंने उसको इसी लेक्चर के अंदर इंक्लूड करना था, लेकिन आई थिंक दैट इट वुड बी वाइज कि उसको एक सेपरेट लेक्चर के अंदर, एक सेपरेट वीडियो के अंदर बनाऊं। क्यों? क्योंकि अब रात के 2:30 बज चुके हैं और मुझे जाकर के सो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि मुझको सुबह उठ करके मजदूरी करने जाना है और इसके लिए आई थिंक कि मुझे थोड़ा बहुत सो जाना चाहिए। ठीक है?